बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस। इसका लेक्चर 2 हम पढ़ रहे हैं जो कि अल्टर्ड मूड स्टेट्स पे हैं। इसके अंदर डिसऑर्डर ए डिप्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिसऑर्डर बी बाइपोलर डिसऑर्डर स्टार्ट किया हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर के 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर की असेसमेंट पढ़ाई थी, ओवरऑल असेसमेंट के। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर अगर हाइपोमेनिया की कंडीशन है तो उसमें हम किस तरीके से असेसमेंट करते हैं, मेनिया के लिए असेसमेंट क्या होती है, डिप्रेस्ड जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए असेसमेंट क्या होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस की थी कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, और फिर गोल्स हमने डिस्कस किए थे कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं तो वो जब बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस दौरान उनके क्या क्या गोल्स होते हैं, ये सब कुछ हमने पार्ट 3 में डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हो सकती है। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को अगर नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है तो उसमें आप लोगों के कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से इंटरवेंशंस आप करेंगे। तो फर्स्ट वन है फर्म एंड काल्म अप्रोच। आप क्या करेंगे कि बिल्कुल नरमी से पेश आएंगे उनके साथ, बिल्कुल नरमी। जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें एज ए नर्स आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आप पेशेंट से बिहेव किस मैनर से कर रहे हैं। आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। आपने पहले ख़ुद के जो इमोशंस हैं तो उनको स्टेबल रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल आपकी होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप उनको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंटली इल होते हैं, उनको मेंटल इश्यूज़ होते हैं, उनको चीज़ों की समझ नहीं होती, उनके बिहेवियर्स उनके इस डिसऑर्डर की वजह से इनअप्रोप्रिएट होते हैं। तो आपने उस चीज़ का ख्याल करना होता है कि आपकी बिहेवियर उनके साथ कैसी है। इसीलिए हमेशा फर्म और काल्म अप्रोच जो है वो आपने अप्लाई करनी होती है। शॉर्ट एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन आपने करनी होती है। मेडिसिन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हो रही हो, चाहे उनकी आप कोई काउंसलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें आपने नहीं करनी है, क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर होती हैं। उनको शॉर्टली कंसाइजली एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए ताकि आपके बात को वो गेन कर सके। रिमेन न्यूट्रल, अवॉइड पावर स्ट्रगल्स। देखे लिखा है कि आपने न्यूट्रल रहना है। आपने इस बात को समझना है कि उनकी मेंटल हालत जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उनकी जो भी बिहेवियर्स है वो इनअप्रोप्रिएट है। इसीलिए आपने न्यूट्रल रहना है, और पावर स्ट्रगल जो है वो आपने अवॉइड करनी है। पावर स्ट्रगल कहते हैं कि जब आप कंपीट करते हो इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी आप किसी के साथ जब कंपीट करते हो ख़ुद का इन्फ्लुएंस उस पर डालने के लिए, यानी उसकी बात को सप्रेस करके अपना बात उस पर जो है वो मनवाने की कोशिश करते हो, तो इसको कहा जाता है पावर स्ट्रगल। तो ये मेंटल हेल्थ के जो भी चाहे वो किसी भी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिसको हो, तो किसी के साथ भी आपने ऐसा नहीं करना है। और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी पेशेंट्स को आपने काल्मली अप्रोच उनके साथ करनी है, पावर स्ट्रगल कभी नहीं करनी है, उनके साथ कंपीट नहीं करनी है, आपने नरमी से उनको समझानी है। बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच, और आपका जो अप्रोच है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मीन्स के ओवर टाइम आपने एक सेम वे में आपने अपनी अप्रोच जो है वो जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने नरमी से पेशेंट के साथ डील किया और वो नहीं मान रहा, वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो कल आप उस पर सख्ती स्टार्ट कर दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो अप्रोच है उसको ओवर टाइम आपने कंसिस्टेंट रखनी है, ओवर टाइम उसको कंटिन्यू रखनी है। हैव फ्रिक्वेंट स्टाफ मीटिंग्स टू प्लान कंसिस्टेंट अप्रोच। कंसिस्टेंट अप्रोच को कंटिन्यू रखने के लिए फ्रिक्वेंट स्टाफ मीटिंग्स होनी चाहिए, आपस में स्टाफ के मीटिंग्स होने चाहिए जिनमें इस चीज़ पे बातें हों, इस चीज़ पे प्लानिंग जो है वो बनाई जाए कि किस तरीके से अप्रोच को कंसिस्टेंट रखा जाए। सेट लिमिट्स एंड टेल इन कंक्रीट टर्म्स कंसिक्वेंसेस ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखें कि अगर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है पेशेंट तो उस टाइम आपने लिमिट्स रखने हैं। ऐसा नहीं कि उसको हर एक चीज़ के लिए कि वो कोई जो है
प्याला उठा के या ग्लास उठा के आपके सर पे मार दे तो उसके लिए भी उसको अलाउ करें, ऐसा नहीं है। लिमिट आपने रखने हैं, ख़ुद को आपने सेफ रखना है, लिमिट आपने उसके लिए पहले से जो है वो बनाने हैं। लेकिन अगर उससे डील करो, उसे कोई चीज़ें बताओ तो कंक्रीट टर्म में, कंक्रीट मीन्स कि शॉर्ट कंसाइज टर्म में उसको बतानी चाहिए। उससे लंबी चौड़ी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर फिर वो उसको समझ नहीं आती, वो फिर उसको सही तरीके से सुनता भी नहीं है। इसके अलावा फर्मली रीडायरेक्ट एनर्जी इनटू अप्रोप्रिएट चैनल्स, रीडायरेक्ट वॉयलेंट बिहेवियर। अब जाहिर सी बात है कि इन पेशेंट्स का बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, ख़ास करके मेनिया की सूरत में जब होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उनकी वॉयलेंट बिहेवियर होती है। वो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन एकदम से उनकी ये खुशी, उनकी ये मजाक जो है वो गुस्से में और हाई इंटेंसिटी वाली गुस्से में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो वॉयलेंट बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आपने क्या करना है, उनकी ये जो हाई एनर्जी है, उनकी ये जो वॉयलेंट बिहेवियर है, उसको आपने एक अप्रोप्रिएट चैनल पे उसको जो है सर्व करनी है। मतलब ये कि अगर वो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जाइज्ड है और गुस्सा कर रहे हैं, वॉयलेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसका ख्याल जो है आपने किसी और तरफ ले जानी है, उससे कोई उस एक्टिविटी में उसको मशगूल करना है, एक्सरसाइज उससे करवानी है, उसको थोड़ा वॉकिंग उससे करवानी है। तो फिर उसकी ये एनर्जी है, उसकी ये वॉयलेंट बिहेवियर है, ये कन्वर्ट हो जाएगी एक अप्रोप्रिएट चैनल में। इनअप्रोप्रिएट काम करने से वो बच जाएगा। हियर एंड एक्ट ऑन लेजिटिमेट कंप्लेंट्स, अगर कोई जायज़ कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट तो उस पर आपने उसको सुनना भी है और उसको उसके बाद पे काम भी आपने करना है, एक्शन भी लेना है। लेकिन अगर कोई इलिजिटिमेट कंप्लेंट है तो उसको अगर आप पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए सुन ले तो ठीक है, लेकिन उस पर कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर ले। लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन इन इन्वायरमेंट में, ख़ास करके मेनिया की सूरत में, जब मेनिया की हालत में पेशेंट हो तो उसके इन्वायरमेंट में ज़्यादा स्टिमुलेशंस जो है उनको थोड़ा आपने लो लेवल पे रखना है। स्टिमुलेशन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा जो है वो नॉइस ना हो, और जो है ज़्यादा स्टिमुलेशन ना हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, इस सूरत में आपने पेशेंट को रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजाइटेटेड हो जाता है। अगर ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है इन्वायरमेंट में तो वो उसकी जो एजाइटेशन है वो मज़ीद बढ़ जाती हैं। स्ट्रक्चर सॉलिटरी एक्टिविटीज़ विद स्टाफ, आपने क्या करना है कि सॉलिटरी एक्टिविटीज़ स्टाफ के साथ आपने स्ट्रक्चर्ड करने हैं कि इसमें बहुत सारे लोग ना हो, बहुत सारे स्टिमुलेशंस ना हो। इसी स्टिमुलेशन को कम करने के लिए ये एक वे है कि आप जो है जितने भी एक्टिविटीज़ हैं तो वो सॉलिटरी रखें स्टाफ के साथ, कि सिर्फ स्टाफ हो और जो है वो पेशेंट हो, उसको थोड़ा सुकून हो, उसको थोड़ा कल्म एनवायरनमेंट मिले। हाई कैलोरी प्रोटीन फिंगर फूड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स, अवॉइड कैफ़ीन। आपने क्या करनी है, एक तो कैफ़ीन को अवॉइड करनी है। कैफ़ीन को अवॉइड इसलिए करनी है कि ज़्यादातर कैफ़ीन की वजह से क्या होता है कि कैफ़ीन की वजह से नींद नहीं आती, तो वो पेशेंट मज़ीद बेसुकून हो जाता है। एक तो जब वो मेनिया की कंडीशन में होता है तो वैसे ही उसको नींद नहीं आती, वो बग़ैर सोए के ही दिनों तक जो है वो चलता है, उसको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि मुझे सोना है, मुझे नींद भी करनी है। तो इसीलिए साथ में अगर कैफ़ीनेटेड चीज़ें उसको मिलेंगी, कैफ़ीन मिलेंगी, तो फिर क्या होगा कि मज़ीद उसकी नींद जो है वो उड़ जाएगी और इस वजह से वो पेशेंट जो है वो मज़ीद उसको तकलीफ़ होगी, मज़ीद वो बेचैन हो जाएगा, रेस्टलेस वो फील करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे बात आ गई है हाई कैलोरी प्रोटीन की। तो पिछली वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग क्या होते हैं कि इनको डाइट का ख्याल नहीं होता, ये खाना नहीं खाते, हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं और खाना ये नहीं खाते, यानी अपनी बॉडी की जो ज़रूरत है उसको ये पूरा नहीं करते। ये वैसे ही हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड मूड इनका होता है, हैप्पीनेस में होते हैं, तो इसीलिए इनको भूख भी नहीं लगती, तो इस वजह से खाने को ये इग्नोर करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि इनमें इनकी बॉडी की जो ज़रूरत है वो कम हो जाती हैं कभी कभार। और कभी इस तरह भी कुछ पेशेंट ऐसे बिहेवियर भी शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भूख महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उस टाइम तो खैर है ऐसे पेशेंट्स की जिनकी बिहेवियर जो है वो अगर ऐसी है कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके लिए हाई प्रोटीन हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट देना जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती है मेनिया की सूरत में, तो जिनको भूख नहीं लगती हैं और वो बगैर खाए जो है एनर्जाइज रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हम हाई कैलोरी प्रोटीन उनको दे, ड्रिंक्स उनको दे, स्नैक्स दे, फिंगर फूड्स हम खुद देख के उनको खिलाए, हमें पता चले हमारे सामने खाए कि वो खा रहे हैं।
प्रोवाइड फ्रिक्वेंट रेस्ट पीरियड्स हमने प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो एजाइटेटेड हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, इस वजह से हमने उसको जितना हो सके रेस्ट के लिए हमने टाइम देना है। मेक श्योर पेशेंट टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, इस बात को यकीनी बनानी है कि जितने भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं तो वो पेशेंट ले रहा हो। When violent or extreme agitation, use antipsychotics and सिक्लूजन। क्या करने हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तशद्दुद वाला बिहेवियर शो कर रहा है, पेशेंट एक्सट्रीम एजाइटेशन में है, तो उस टाइम एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करने हैं और सिक्लूजन करनी है। सिक्लूजन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स के, उसको सेपरेट करनी है, दूसरे लोगों से उसको अलग करनी है ताकि वो दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, उसको अलग करनी है और उसका ख़ुद का भी ख्याल करना है कि वो ख़ुद को नुकसान ना पहुँचाए, तो सिक्लूजन कहते हैं सेपरेट करने को। प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्राम गिविंग अवे मनी एंड पोजेशन, आप क्या करना है कि आपका जो पेशेंट है उसको आपने कंट्रोल करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है कि वो अपने पैसे जो है वो ज़्यादा ना उड़ाए और वो पोजेशन ना करे। पोजेशन कहते हैं कब्ज़ा करने को, यानी एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि अपने पैसे वगैरह वो दूसरों को ना दे, दूसरों पे वो ऐसे होते हैं, हमने पढ़े हैं ना मेनिया के जब हम असेसमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था ये बात कि वो पैसे जो है अपने उड़ाते रहते हैं इधर उधर, वो सेंसलेस मैनर में हर एक चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ों से अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करनी है कि वो अपने पैसे भी ना उड़ाए दूसरों पे और दूसरों के किसी चीज़ पे वो कब्ज़ा भी ना करे। पोजीशन कहते हैं कब्ज़ा करने को, तो इससे आपने इसका ख्याल करना है। मॉनिटर लिथियम लेवल एंड ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। लिथियम क्या है? लिथियम एक को हम कहते हैं एंटीमेनिक एजेंट। मेनिया के अंदर ख़ास करके बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर हम देते हैं लिथियम जो है ये लिथियम कंपाउंड, इनको हम लिथियम साल्ट्स भी कहते हैं, तो ये एज ए साइकोटिक मेडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, ख़ास करके बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी हम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिथियम के बारे में अच्छी तरीके से आप मेरी बात सुन लें कि इसमें क्या होता है कि लिथियम जो है इसको हम एंटीमेनिक एजेंट भी कहते हैं, इसको हम मूड स्टेबलाइज़र भी कहते हैं। एंटीमेनिक इसलिए हम कहते हैं कि मेनिया की सूरत में अक्सर ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, प्राइमरीली बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, और फिर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, उसमें भी लिथियम दी जाती हैं। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो लिथियम है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये हमारे साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन और इपिनेफ्रिन, तो उनके लेवल को ये कम करती है, लेकिन जो हमारे साथ सेरोटोनिन है उसकी लेवल को ये बढ़ाती है। तो मैं आप लोगों को जब बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा रही थी शुरू में मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी थी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डोपामीन और इपिनेफ्रिन, इनकी लेवल जब हाई हो जाती हैं तो फिर वो मेनिया में चला जाता है पेशेंट, और सेरोटोनिन इसमें लो होती है, इसीलिए डिप्रेसिव सिम्टम्स भी होते हैं। सेरोटोनिन एक लॉन्ग टर्म खुशी की वो हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इसकी लेवल हमेशा कम होती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं लेकिन फिर कम होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो इसकी लेवल बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर कम रहती है। तो इसीलिए क्या होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जब हम लिथियम देते हैं तो लिथियम क्या करती हैं, सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं और डोपामीन और जो इपिनेफ्रिन है उसके लेवल को थोड़ा कम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो मूड है वो स्टेबलाइज हो जाती है, मेनिया से भी बच जाती हैं क्योंकि इपिनेफ्रिन और डोपामीन कम हो रहे हैं, और डिप्रेसिव सिम्टम्स से भी बच जाती है क्योंकि सेरोटोनिन ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए लिथियम जो है उसको हम एंटीमेनिक एजेंट भी कहते हैं, मूड स्टेबलाइजर कहते हैं, प्राइमरीली बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और डिप्रेसिव सिम्टम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, तो हमने ये देखना है कि कहीं लिथियम की टॉक्सिसिटी ना हो, तो उसके साइंस वगैरह हमने देखने हैं। साइंस में ये होता है कि जब लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें ट्रिमर्स वगैरह आते हैं पेशेंट को, तो इस चीज़ों का हमने ख्याल करना होता है। सुपरवाइज हाइजीन एंड चॉइस ऑफ क्लोथिंग, हाइजीन का भी हमने सुपरवाइज़ करनी है, देखनी है, हाइजीन का ख्याल करना है अपने पेशेंट का, उसके चॉइस ऑफ क्लोथिंग भी हमने देखनी है, उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट क्लोथिंग करने हमने नहीं देनी है क्योंकि उसके बिहेवियर को हमने नॉर्मलाइज करनी होती है, इसी वजह से हमने उसकी काउंसलिंग करनी होती है। गिव सिंपल स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, हमने पेशेंट को सिंपल और स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस देने हैं, सिंपल कंसाइज मैनर में।
When able to learn, teach about disorder, medication and community agencies। जब भी आपको ये फील हो कि पेशेंट अभी इस हालत में है कि वो सीख सकता है, वो कुछ लर्न कर सकता है, तो उस टाइम इस डिसऑर्डर के बारे में, उसके मेडिकेशंस के बारे में और कम्युनिटी एजेंसीज़ जो सपोर्ट एजेंसीज़ वगैरह होती हैं तो उनके बारे में आपने उसको बतानी है, एजुकेट करनी है। साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कौन कौन से मेडिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर? तो लिखा है कि हम एंटीसाइकोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपीन्स हम यूज़ कर सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद इस यूनिट को कवर करने के बाद जो साइकोफार्माकोलॉजी वाली जो यूनिट है, यूनिट 5 है शायद मेरे ख्याल से, तो वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं इन सब के बारे में डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि एंटीसाइकोटिक कौन कौन से हैं, मूड स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हैं, बेंजोडाइजेपीन्स कौन कौन से हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, वो सब कुछ हम उस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि एंटीसाइकोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, बेंजोडाइजेपीन्स हम यूज़ कर सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके मूड स्टेबलाइजर्स के अंदर लिथियम कार्बोनेट, जिसको हम एस्केलिट भी कहते हैं या लिथेन भी कहते हैं या लिथोबिट भी हम इसको कहते हैं। लिथेन जो होता है इसकी एक और फॉर्म होती है, उसको हम लिथोबिट भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है कि मूड स्टेबलाइज़र के अंदर सबसे जो है वो कॉमनली यूज़ होने वाली मूड स्टेबलाइज़र कौन सी है? लिथियम है, एस्केलिट है, लिथेन है, ऑल ऑफ अबाउ। तो ये ऑल ऑफ अबाउ है क्योंकि लिथियम को हम एस्केलिट या फिर लिथेन भी कहते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स देख लें, एंटी कन्वल्सेंट्स भी हम दे सकते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स में से हम कार्बामाजेपिन जो है, वल्पोरिक एसिड जो है, लेमोट्रिगीन जो है वो हम दे सकते हैं, गाबापेंटिन हम दे सकते हैं, ओक्साकार्बेजेपिन हम दे सकते हैं, टिगाबीन हम दे सकते हैं, टोप्रीमेट हम दे सकते हैं। तो ये आपने याद रखनी है कि एंटी कन्वल्सेंट्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेनिया के हालत में अगर हम एंटी कन्वल्सेंट्स यूज़ करते हैं तो उससे उनकी जो मैनिक जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। लिथियम के बारे में लिखा है, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, 80% रीअब्जॉर्ब्ड इन बॉडी एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। देखिए कि ये बॉडी के अंदर एक तो ये कि लिथियम जब हम देते हैं तो इसका जो एक्शन है बॉडी के अंदर, जो थेरापेटिक एक्शन जिसके लिए हम देते हैं वो पूरा हो जाता है। उसके बाद हमारे बॉडी में इसकी मेटाबोलाइजेशन नहीं होती है, ये मेटाबोलाइज नहीं होती है और 80% उसी फार्म में ये 80% जो है किडनी इसको एक्सक्रीट करती हैं। लीवेल आउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इसका एक्शन होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि डोपामीन और जो एपिनेफ्रीन है उसके लेवल को ये कम करती हैं और जो सेरोटोनिन है उसके लेवल को ये ज़्यादा करती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मेटेलिक टेस्ट आती है, बहुत ज़्यादा मेटेलिक टेस्ट इसकी होती हैं, मुंह में मेटल लाइक टेस्ट जो है वो आ जाती है। फाइन हैंड ट्रिमर्स, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लिथियम की वजह से हैंड्स जो है उसमें ट्रिमर्स आ जाती हैं, तो ये इसकी एक साइड इफ़ेक्ट होती हैं। इसके बारे में हमने पेशेंट को एजुकेट भी करना पड़ता है कि इस तरह ट्रिमर आ सकती हैं। अगर पेशेंट बातों को समझने के काबिल नहीं है तो उसकी फैमिली को हमने एजुकेट करना है। वेट गेन हो सकती है लिथियम की वजह से, नोजिया हो सकती हैं, पोलीडिप्सिया हो सकती हैं और पोलीयूरिया, प्यास ज़्यादा लगती हैं और उस वजह से पोलीयूरिया भी होती है। पोलीडिप्सिया कहते हैं ज़्यादा थ्रस्ट लगने को, और एडिमा भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा थ्रस्ट लगती है, प्यास ज़्यादा लगने की वजह से पानी वगैरह ज़्यादा पीते हैं और उस वजह से बॉडी के अंदर एडिमा भी हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी, लिथियम की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस टाइम पेशेंट ड्रोजी फील करता है, स्लर्ड स्पीच उसकी होती है, एटेक्सिया होता है। एटेक्सिया किसे कहते हैं? एटेक्सिया मींस के उसकी जो कोऑर्डिनेशन है तो उसमें इम्बैलेंस आ जाती हैं, उसके जो मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट तो वो नहीं रहती, इन कोऑर्डिनेशन आ जाती हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पेशेंट जो है वो शो करता है। मसल स्पाज़म हो सकती हैं, डिजीनेस हो सकती है, स्टुपर में चला जाता है पेशेंट। स्टुपर मींस के नियरली अनकॉन्शियस इनसेंसिबल जब पेशेंट हो जाता है तो इसको स्टुपर कहते हैं। कन्वर्जन आ सकते हैं और डेथ भी काज हो सकती है। तो इसीलिए लिथियम टॉक्सिसिटी का एज ए नर्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है कि ड्रोजीनेस, स्लर्ड स्पीच, मसल स्पाज़म, एटेक्सिया, डिजीनेस, स्टुपर, इनके होने पे आपने जल्दी इंटरवेंशन करनी है उसके लिए। नर्सिंग इम्प्लिकेशन ऑफ लिथियम, नर्सिंग इम्प्लिकेशंस क्या है लिथियम के लिए? तो लिखा है कि आपने लिथियम जब पेशेंट को दे रहे होते हैं तो आपने विद मील्स देना है, खाने के साथ आपने देना है। सीरम लिथियम लेवल एटलीस्ट डिवाइस वीकली देन मंथली, आपने सीरम लिथियम जो लेवल है उसको चेक करनी है।
शुरू में आपने वीकली, एटलीस्ट वीकली डिवाइस हफ्ते में 2 दफ़ा आपने ज़रूर चेक करनी है, और फिर जो है मंथली आपने ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि इससे हम टॉक्सिसिटी का पता लगा सकते हैं। थेरापेटिक लेवल जो है लिथियम की, तो वो सीरम में 0.5 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होती है। तो ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है कि थेरापेटिक जो लेवल होती हैं सीरम में लिथियम की, तो वो 0.5 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर तक होती हैं। टीच पेशेंट टू मेंटेन ए नॉर्मल साल्ट इनटेक, ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड पर डे। तो ये बात आपने पेशेंट को समझानी है। क्लाइंट और फैमिली एजुकेशन, क्लाइंट को आपने एजुकेट करना है। अगर क्लाइंट इस काबिल नहीं है कि उसको एजुकेशन दी जा सके, तो फैमिली को आपने एजुकेट करना है। किस चीज़ के बारे में? इस डिसऑर्डर की, बाइपोलर डिसऑर्डर की जो नेचर है उसके बारे में आपने बतानी है, इसके काजेज़ के बारे में बतानी है, इसके जो साइक्लिक नेचर होती हैं कि मेनिया का होना, हाइपोमेनिया का होना, डिप्रेसिव सिम्टम्स का होना, तो उस बारे में आपने समझानी है। डिप्रेशन के सिम्टम्स आपने बताने हैं, मेनिया के सिम्टम्स आपने बताने हैं। सपोर्ट सर्विसेज के बारे में आपने समझानी है। जो क्राइसिस हॉटलाइन होती है कि कहीं मेनिया में पेशेंट चला जाए और उस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाए, तो उस टाइम आपने क्या करना है कि वो जो नंबर होता है क्राइसिस हॉटलाइन, जो नंबर होती है डायरेक्ट फ़ोन लाइन होती है, तो उस पर आपने कॉल करनी है। सपोर्ट सिस्टम आपने मांगवानी होती है। सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में समझाए फैमिली को कि सपोर्ट ग्रुप्स जो कम्युनिटी में होते हैं तो उनके बारे में समझाए। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करे पेशेंट की। लीगल और फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह होते हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ट्रीटमेंट देख ले। ट्रीटमेंट तो हमने इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। इसमें कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं जिनमें लाइट थेरेपी है। तो लाइट थेरेपी का एक दफ़ा पहले भी जब मैं आप लोगों को डिप्रेशन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि लाइट थेरेपी क्यों करते हैं, क्योंकि अक्सर जब सनलाइट की कमी होती है, ख़ास करके विंटर सीजन्स में सनलाइट की जब एक्सपोजर कम हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मेलाटोनिन लेवल है वो कम हो जाती है। मेलाटोनिन लेवल जब कम हो जाती है तो इसकी वजह से जो सेरोटोनिन की प्रिकर्सर है उसमें कमी आ जाती है। जब सेरोटोनिन की प्रिकर्सर में कमी आ जाती है तो फिर सेरोटोनिन की लेवल कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर सेरोटोनिन की लेवल कम होती है। इसी वजह से हम लाइट थेरेपी करते हैं ताकि सेरोटोनिन की लेवल जो है वो हाई हो जाए। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम कर सकते हैं, ईसीटी जिसे हम कहते हैं, या फिर रिपीटेड ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन हम कर सकते हैं, टीएमएस जिसे हम कहते हैं। तो इससे ये हम कहते हैं ना कि वो पेशेंट को शॉक देते हैं, झटका देते हैं, हम इस तरह कहते हैं अपनी ज़बान में। तो ये भी एक काफ़ी जो है वो अच्छी थेरेपी होती है। इससे भी पेशेंट के जो ख़राबी होती हैं, उनकी जो वजह होती है उनके ब्रेन के अंदर, तो वो इससे ठीक हो जाती हैं शॉक देने से, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी करने से। सर्केडियन रिदम जो है वो इसके ठीक चलना जो है वो ज़रूरी है। सर्केडियन रिदम जो है वो सही चले, उसमें मेलाटोनिन का होना। तो मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि स्लीप को रेगुलेट करती है। स्लीप एवेक साइकिल जो है उसको रेगुलेट करती है। तो स्लीप एवेक साइकिल जब रेगुलेट हो जाए एक पेशेंट का बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, तो फिर उसकी एजाइटेशन कम होती है, उसकी जो फुली एनर्जाइज्ड लेवल होती हैं और उसकी जो एजाइटेटेड मूड होती है तो उसमें कुछ हद तक बेहतरी आ जाती है। तो इसीलिए अगर मेलाटोनिन की कमी है तो इसके लिए थेरेपी करना, यानी सर्केडियन रिदम जो है उनको आपने सही करना, ये ज़रूरी होती है। ये भी एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। न्यूट्रिशनल अप्रोचेज़, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। न्यूट्रिशनल अप्रोचेज़ इसलिए क्योंकि ये उन पेशेंट के लिए है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादातर खाना नहीं खाते, खाने को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ज़ाहिरी सी बात है कि हमने कोई ना कोई उसके लिए हमने न्यूट्रिशन अप्रोच करनी होती है ताकि हम पेशेंट को माल न्यूट्रिशन से बचा सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुकी हैं आप लोगों का बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके साथ आप लोगों का जो लेक्चर 2 है इस यूनिट 7 का लेक्चर 2, जो कि इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था अल्टर्ड मूड स्टेट, तो ये कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव यानी इसका लेक्चर 3 इस यूनिट का हम स्टार्ट करेंगे,
अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर किसी भी लेक्चर में, यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई है, बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, तो कमेंट सेक्शन में डाल लें। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर उस पर बनाऊंगी और उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी, जिसमें डिप्रेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड या कोई MCQs आपके जहन में है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं फिर आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।